नमस्कार पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऋषि अकेडमी में। अभी अपने पास एक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि एग्ज़ाम अपना लगभग फरवरी वीक में होगा। फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में अपना एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अपने पास थोड़ा अपने को टाइम और मिल गया है। तो अब अपन बात करते हैं कि आज अपन रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आने के लायक हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए, आपको अपना वीडियो पर हमारा पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये वीडियो मिले और उनको भी कुछ हेल्प हो जाए एग्ज़ाम में। और आप लोगों को लगे कि हाँ वीडियो अच्छा बना है तो कमेंट में कमेंट जरूर करिए। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो जिसमें डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। दूसरा अपना ये है कि ऋषि अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है, एक पिछले 3-4 सालों से ऑफलाइन चल रहा था, अभी वो ऑनलाइन आया है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको रोज कुछ न कुछ वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और कुछ हम जो पीछे के पेपर हैं वो भी सॉल्यूशन डालेंगे। 1-2 पेपर अपन इसमें पीछे के सॉल्यूशन करके डालेंगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उनको सोल्व करना होता है। और आज जो सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम की लास्ट डेट थी वो एक्सीडेंट हो गई है। और एक्सीडेंट हो गई यानी कुछ दिन बढ़ गए हैं उसमें, और 23 तारीख लास्ट डेट हो गई, यानी कि 10 डेज आपको मिले। बट आप लोग कोशिश करना कि 15 या 16 तक अपने एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम फॉर्म वो फिल कर दें। जिसने भी नहीं किया है, जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 3-4 दिन से साइड है वो हैंग चल रही थी। तो हो सकता है कि काफ़ी बच्चों के फॉर्म में वो रह गए होंगे। पेरेंट्स क्या करते हैं कि निराश हो जाते हैं, यार डेट तो गई, अब क्या करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 10 दिन फिर मिले हैं, बट आप 15 या 16 तक फिल कर देना, क्योंकि अब लास्ट डेट में फिर वही होगा कि साइड नहीं चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आज अपन बात करते हैं अपने रीजनिंग के चैप्टर की। तो चैप्टर में यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन हैं, जो ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, कब उसका रिजल्ट आएगा, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, RIMC है, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड एशिया। देखो वेन डायग्राम के आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। और अगर सैनिक स्कूल में 2 क्वेश्चन आने का मतलब 4 नंबर। और ये 4 नंबर आपके लिए बिल्कुल फ्री मिलने वाले होते हैं। बिल्कुल फ्री मिलने वाले होते हैं। फ्री क्यों मिलने वाले होते हैं? क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता, नॉर्मल सा लॉजिक लगता है और वो लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, अब लॉजिक कैसे लगता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इस चैप्टर के लिए फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, आपको फुल वीडियो बना के दे दिया जाएगा। क्लियर है? अब देखो इधर, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान और एशिया के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन की बात करते हैं अपन कि जो एशिया है अपना, एशिया अपना कॉन्टिनेंट है। एशिया अपना क्या है? एशिया एक कॉन्टिनेंट है। और एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया और इंडिया के साथ में पाकिस्तान, ये 2 क्या हैं? कंट्री हैं। ये 2 क्या हैं? कंट्री हैं। ये इंडिया कंट्री है और ये पाकिस्तान कंट्री है। और ये दोनों ही कंट्रियां किसकी हैं? ये दोनों ही कंट्रियां एशिया कॉन्टिनेंट के, दोनों ही कंट्रियां किसकी है? एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो अपना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसी से अपन एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। इसी से एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आपका ऑप्शन ये ना होता, ऑप्शन के अंदर अगर ये ना होता और इसके स्थान पे अगर आपको ये वाला दिया हुआ होता, तब अपन इसको करेक्ट करते। इसके लिए लॉजिक क्या बैठता है कि इसको अपन क्या बोल देते? एशिया बोल देते। इसको अपन क्या बोलते? एशिया बोलते।
और इसको अपन बोलते हैं इंडिया, और इसको अपन क्या बोलते हैं, पाकिस्तान। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये एशिया हो गया, इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया क्या है, सब कॉन्टिनेंट है, और पाकिस्तान है वो सब कॉन्टिनेंट की बात करते हो तो इंडिया के अंदर आता है, भारतीय उपमहाद्वीप जिसको अपन बोलते हैं। तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है। तो अगर ये वाला अपने को ऑप्शन में नहीं मिलता, उस सिचुएशन में अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है बेटा, ये वाला करेक्ट होता है। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो बेटा आप पूछ लेना कमेंट करके, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन है डाइस का। डाइस के अंदर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ डाइस में क्या होता है आपके लिए। डाइस बेटा आपके दो प्रकार का होता है। डाइस आपका दो प्रकार का होता है। एक डाइस आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस होता है, और दूसरा होता है सिंपल। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर आपको ऑपोजिट साइड है, इनका जो सम है, ऑपोजिट साइड का जो सम है बेटा वो 7 होता है। ऑपोजिट साइड का सम कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और सिंपल डाइस है, इसमें ये जरूरी नहीं होता। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ तो नंबर तो दिया भाई नहीं, हाँ नंबर नहीं दिया हुआ, बट आपको बताना जरूरी है, ठीक है। अब डाइस के लिए 2-3 चीजें और है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है। डाइस के लिए जो इम्पोर्टेंट 2-3 चीजें और है। सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट अपन लगाते हैं डाइस में इम्पोर्टेंट क्या है। इसमें क्या होता है, वी कांट शो अपोजिट साइड टुगेदर, यानी कि विपरीत सतह उनको एक साथ नहीं देख सकते। ऑपोजिट साइड है वो एक साथ नहीं यानी कि किसी भी डाइस की ऑपोजिट साइड होती है ना, वो एक साथ दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे आपने को जो क्वेश्चन निकालना है, सॉल्व करना है, उसके लिए एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपोजिट साइड एक साथ दिखाई नहीं देती है तो ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, यानी कि जो दिखाई नहीं देता वो कॉमन साइड के अपोजिट होता है बेटा। जो दिखाई नहीं देगा वो किसके अपोजिट होगा, वो कॉमन साइड के अपोजिट होता है। ये दोनों इससे रिलेटेड है। अब आप बोलोगे इससे रिलेटेड कैसे हैं, तो यहाँ ये दोनों चीज़ आप थोड़ा नोट कर लेना कि ऑपोजिट साइड एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, एक साथ दिखाई नहीं देती है, वी कांट शो टुगेदर ऑपोजिट साइड। दूसरा क्या है, जो दिखाई नहीं देता वो कॉमन साइड के अपोजिट होता है। आप यहाँ इससे रिलेटेड अपना आंसर कर लेते हैं। हम क्या करेंगे इस डाइस में, वो क्या पूछ रहा है कि द सिक्स फेस ऑफ डाइस हैव बीन मार्क्ड विद अल्फाबेट A B C D E F respectively. This dice is rolled down 3 times, then 3 positions are shown as। 3 बार इसको रोल किया जाता है डाइस को, तो तीनों पोजिशन आपके सामने कि आपको 3 डाइस कौन सी दिखाई देती है। तो फाइंड द अल्फाबेट अपोजिट ए, यानी ए के अपोजिट क्या होगा। अब आपको बता दूं, आपको 3 डाइस को दिया,
जब भी आप डाइस को ऐसे थ्रो आउट करते हो तो डाइस की अपने को केवल 3 साइड दिखाई देती है, सारी साइड दिखाई नहीं देती है। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे को मेरी साइड होगी एक, इन दोनों में से एक साइड मुझे दिखाई देगी, 3 छह की 6 साइड मुझे दिखाई नहीं देंगी। तो जो भी देखने वाला बंदा होता है उसको डाइस की 3 साइड दिखाई देती है। क्लियर है? तो हमें ऑपोजिट पता करने के लिए सबसे पहला रूल है कॉमन साइड का। कॉमन साइड का रूल क्या है? कॉमन साइड का रूल ये है कि हम देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन कौन सा है। इन दोनों में से हम लोग क्या देखेंगे कि इनमें कॉमन साइड कौन सी है, उसको अपन लिखेंगे। इन दोनों में कॉमन कौन सी है? ए बी सी सी डी ई। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? सी कॉमन है, हम लिखेंगे सी। और सी से एक बार चलेंगे क्लॉकवाइज और एक बार चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो सी को हमने टू टाइम लिख लिया। यहां अपन चल रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। तो सी से अपन स्टार्ट करेंगे चलना और ऐसे चले। पहले रो पे क्या आया है? बी आया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बी लिखूंगा। दूसरे में भी अपन अगर सी से क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या आया है? डी आया है, तो मैं दूसरे सी के सामने क्या लिखूंगा? डी। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। ठीक है, फिर अपन लिखते हैं दूसरा। सी से अपन चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सी से अपन क्या चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलने पे क्या आता है? तो सी से एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलने पे क्या आएगा? एक बार एंटी क्लॉक चलने पे सी से क्या आएगा? ए आएगा। और दूसरा एंटी क्लॉक चलने पे सी से क्या आएगा बेटा? एंटी क्लॉक, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा? एंटी क्लॉक चलेंगे तो एक बार ए आएगा और दूसरे में क्या आएगा? ई आएगा। एक बार ए आएगा और एक बार क्या आएगा? ई आएगा। अब आपने देखा ये दोनों अपोजिट हैं और ये दोनों अपोजिट हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा ए के अपोजिट क्या आएगा? तो ए के अपोजिट क्या आएगा? ई आएगा। ए के अपोजिट क्या आएगा बेटा? ई आएगा। क्लियर है? थोड़ा ध्यान देना, ए के अपोजिट क्या आएगा? इसके अपोजिट ई आएगा, ये ध्यान देना। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है बट एक्सप्लेन करने के चक्कर में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो को स्किप कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के जैसे क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस एंड मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अप 16 divided by 64 minus 4 multiply 4 plus 3। ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें अपने को सिंबल से चेंज करने होते हैं, सिंबल से चेंज करने होता है, उन क्वेश्चंस में अपने को क्या करना होता है? ये जो पार्ट है इस पार्ट को आपको बेटा लिख लेना है। 16, 64, 4, 4 और 3। आपको डिवाइड पूछ रहा है। डिवाइड को, डिवाइड मीन्स क्या कर रहा है? डिवाइड के स्थान पे बोल रहा है प्लस करो, डिवाइड के स्थान पे क्या करो? प्लस करो। फिर माइनस, तो माइनस मीन्स क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। माइनस मीन्स क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। माइनस मीन्स क्या कर रहा है बेटा? डिवाइड कर रहा है। और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। मल्टीप्लाई मीन्स क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। और प्लस, प्लस मीन्स क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सबसे पहली पोजीशन डिवाइड होती है, तो 16 प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 टाइम और 16 टाइम। 16 4 जा 64 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। क्लियर है? अब पहले प्लस करो। 16 और 16 कितना होता है? 32। कितना हो जाएगा? 32 माइनस 12 कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट ट्रिक बेटा यही है, सीधे क्वेश्चन लिखो, बीच के साइन छोड़ दो, फिर आपको जो भी साइन पुट करना है उस साइन के बराबर में ऊपर क्या दिया गया, उस साइन को किस सिंबल में कन्वर्ट करना है वो सिंबल डायरेक्ट पुट करो और बोर्ड मास का रूल इस्तेमाल करो। ठीक है बेटा, बोर्ड मास का रूल इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है और यहाँ पे आपको बोर्ड मास का रूल आना भी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, in a coding language the following alphabet are coded in a particular way, यानी कि A B C D E M N इनका कोड बेटा ये इसके नीचे जो दिया गया ये इन्हीं का कोड है। क्लियर है? थोड़ा ध्यान दे लेना, ये इन्हीं का कोड है। अब इनका कोड कैसे हुआ, जैसे ये वाला इसका ये ऐसे कोड है। क्लियर है ना? इन्हीं के कोड है ये। तो विच वर्ड कैन बी डिकोडेड फ्रॉम हैज, हैज के लिए बेटा क्या है, बी है, बी। फिर ये जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन देखो, ये देखो ब्रैकेट स्टार्ट के साथ क्या है, ओ है। एट द रेट के साथ में क्या है, ए है। क्वेश्चन मार्क पे क्या दिया गया है, आर दिया गया है। और परसेंटेज पे क्या दिया गया है बेटा, डी दिया गया है। परसेंटेज पे क्या दिया गया, डी दिया गया। BOARD बोर्ड हो जाएगा बेटा, BOARD ऑप्शन नंबर डी आएगा बेटा, बोर्ड हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? गुड। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट कोड में आपको अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए, उसके अपोजिट याद होना चाहिए। दूसरा, इस तरह के सिंबल्स वाले में आपको सिंबल्स को ध्यान से देखना है कि किसका क्या सिंबल लिखा जा रहा है। और कोडिंग डिकोडिंग में एक क्वेश्चन और आता है जिसमें ये कहा जाता है कि मतलब पानी को हवा कहा जाता है, हवा को कुछ और नाम दे दिया जाता है, और लास्ट में उस टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे। और एक आता है जिसमें इस तरह के सिंबल्स दिए जाते हैं और एक वर्ड्स दिए जाते हैं। तो वो दोनों टाइप आपको कल के वीडियो में मिलेंगी। ठीक है? तो वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि सैनिक स्कूल में वैसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और इजी बहुत होते हैं अगर कोडिंग आपने सीख ली तो। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है देखिए, how many 8 are there in the following number series which are preceded by even number and followed by odd number। followed का मतलब है पीछे उसके क्या हो, odd हो, और आगे उसके क्या हो, even हो, आगे उसके क्या हो, even हो। तो ये कह रहा है कि follow उसके odd हो, तो यानी कि ये इस तरीके से आपको कोई नंबर देखना, odd, 8 और इवन, ऐसे आपको कोई नंबर देखना है। क्लियर है? तो यहां देखो दोनों तरफ ओड है, काट दो, कैंसिल करो। ओड और इवन एक मिला, दूसरे में पहले में इवन है दूसरे में ओड है, इसको छोड़ो। पहले इवन फिर ओड, इसको भी छोड़ो। ये दोनों इवन है, दोनों साइड में इवन है, तो ये भी नहीं है। पहले ओड फिर इवन, पहले ओड फिर इवन, यानी फॉलो ओड कर रहा है, आगे उसके इवन है, बीच में 8 है, तो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा एक और बताते हैं, कई बार क्या तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं ये ओड आगे है या पीछे है। तो ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली क्या होता है कि दोनों पेयर सेम होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पहले ओड के भी 2 हैं और पहले इवन के भी 2 ही बन रहे हैं। पहले इवन बाद में ओड के भी 2 ही बन रहे हैं और पहले ओड बाद में इवन के भी 2 ही बन रहे हैं। तो 99% हैं वो इक्वल पार्ट में दिए हुए होते हैं। कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इक्वल पार्ट में होते हैं। तो अगर नहीं समझ में आया तो जब आपको तुक्का लगाना बेटा सोच समझ के लगाना, ऐसे नहीं आगे बीच का लगा, थोड़ा सा सोच लेना कि अपने को ये समझ में नहीं आता, अपन ये बात चेक कर लेते हैं। ठीक है? तो किसना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे क्या कह रहा है कि आपको 2 क्वेश्चन है 6 और 7, उनमें सेम है
कि प्लस डिनोट करेगा मल्टीप्लाई को, माइनस डिनोट करेगा प्लस को, मल्टीप्लाई डिनोट करेगा डिवाइड को, डिवाइड डिनोट करेंगे माइनस को। तो इस क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले क्या करें, यही क्वेश्चन लिख लेना। देखो 12 ये क्वेश्चन लिखते हैं और तरीका मैंने क्या कहा, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। 12 माइनस 48 मल्टीप्लाई 12 माइनस फिर क्या है 65 माइनस 30 और मल्टीप्लाई 5 ये। अब आपको क्या करना है, बीच के पॉइंट छोड़ देना है। 12 48 और 12 ब्रैकेट 65 30 और 5 क्या कह रहा है, प्लस किसको डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लाई को। अपने पास माइनस है तो माइनस डिनोट करेगा प्लस को, तो अपने यहाँ पे प्लस लगाओ। मल्टीप्लाई डिनोट कर रहा है, किसको कर रहा है, मल्टीप्लाई डिनोट कर रहा है डिवाइड को। जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ डिवाइड लगा दो। माइनस की जगह क्या लगाना है, प्लस लगाना है, और मल्टीप्लाई की जगह क्या लगाना है, डिवाइड लगाना है। समझ में आ गया। अब आप देखो थोड़ा सा, ये 1 टाइम और ये 4 टाइम डिवाइड कर दिया। 12 4 या 48, 12 और 4 कितना हो गया 16 प्लस 1 टाइम 6 टाइम, और इन दोनों को प्लस करो कितना आ गया 71। दोनों को प्लस करो तो 87, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 87। क्लियर है। तो इसको भी चेंज करना है। कई बार क्या होते हैं बच्चे इस वाले दोनों पार्ट को चेंज कर देते हैं, बट इस वाले बीच वाले को नहीं करते, तो बीच वाले को भी चेंज करना है। क्लियर है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ नेक्स्ट 7th है 2100 मल्टीप्लाई 21 माइनस 18 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2100, बीच का इसको साइन को सिंबल को छोड़ के स्पेस देके 21, फिर स्पेस देके 12 और फिर स्पेस देके 8। आप क्वेश्चन में पीछे क्या था कि जो मल्टीप्लाई है वो डिनोट करेगा डिवाइड को, मल्टीप्लाई डिनोट करेगा डिवाइड को, और माइनस डिनोट करेगा प्लस को, माइनस डिनोट करेगा प्लस को। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखोगे, डिवाइड लिखोगे। मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखोगे, डिवाइड लिखोगे। माइनस की जगह प्लस लिखोगे, और मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखोगे, डिवाइड। क्लियर है। अब देखो इसको डिवाइड किया 1 टाइम और ये आ गया 100। कितना आ गया 100 आ गया, प्लस 12 डिवाइड बाई 8। इसको करोगे 1 टाइम, 4 से 2 टाइम और 4 से 3 टाइम, तो 100 प्लस 3 बाई 2 और 100 प्लस 1.5 आएगा, और इसको प्लस करोगे तो 101.5 आएगा। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन में नहीं है, पर आपको करना ये ऐसे ही। क्लियर है। बोर्ड मास का भी इस्तेमाल करना है, डिजिट को छोड़ देना है, सिंबल छोड़ो, डिजिट नोट करो, उसके बाद में सिंबल आप नोट करोगे। क्लियर है। क्योंकि इसमें देखो एक्चुअली में जो मिस्टेक हुई है वो ये हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको साथ साथ में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करोगे। हॉर्स इज रिलेटेड टू हूफ, यानी कि हॉर्स के क्या होता है, हूफ जो नीचे पंजा होता है, पंजे को जो नीचे का जो पैर का जो नीचे का पार्ट होता है ना अपना, जो टिप जो ऐसे जो जमीन पे ऐसे लगता है, उसको हूफ कहते हैं। उसी प्रकार से एगल का क्या होता है, एगल का क्या होता है, एगल का बेटा क्लो होता है। क्या होता है, क्लो। ठीक है, क्लो होता है, क्लच नहीं होता है, क्लो होता है बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट
प्रॉब्लम, यानी आपको ये फिगर दिया गया है और इसमें पूछेगा कि विद द सेकंड फिगर टू द सेम सेट bring that the relation speak one figure from the answer of figure that bears that same relation with the first figure to the second figure of the problem figure। यहाँ की इसके अंदर से आपको कौन सा है जो जगह, इसमें क्या होता है कि ये जो फिगर आपको दिए गए इसमें से कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके नेक्स्ट सीरीज आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसमें एरो का साइन अंदर बना हुआ है, इसमें एरो का साइन बाहर बना हुआ है, इसमें अंदर है, इसमें बाहर है, इसमें अंदर है। अब एरो का साइन बाहर आएगा तो एरो का साइन बाहर सब में है, इसमें नहीं है, इसको काट दो। क्लियर है? फिर ये जो पार्ट है इसमें बाहर था, अगले में अंदर है, फिर बाहर है, फिर अंदर है, फिर बाहर है। अब अंदर की साइड रहेगा तो इसमें देखो बाहर है, ये कट गया, ये 3 बचे। फिर ये वाला पार्ट पहले जो राउंडेड है अंदर था, अब बाहर की तरफ है, फिर अंदर है, फिर बाहर है, फिर अंदर है। अब क्या रहेगा, बाहर की साइड रहेगा तो अंदर वाला ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 बचे, दोनों में से कौन सा होगा? अब आएंगे अपन रोटेट पे, जैसे कि ये वाला पहले इसमें था, फिर यहाँ आया, फिर इस पे आया, फिर यहाँ आया, अब यहाँ आया। अगली बार वो यहाँ आएगा, जो ये पार्ट ऐसे आएगा। तो ऐसे किस में है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्लियर है? इसमें यहाँ है एक स्थान और। क्लियर है? इनकी पोजीशन, इनका रोटेशन चेक करना होता है, इनका रोटेशन भी चेक करो और इनकी डायरेक्शन भी चेक करनी होती है, दोनों काम होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सेम ऐसा एक क्वेश्चन और है, ये रहा। इसमें भी सेम रूल लगेगा कि जो नंबर्स हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। देखो कैसे, कौन सा नंबर कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा देखो। हाँ, अगर नहीं दिख रहा मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, नहीं देखा देख लेना। थोड़ा सा इसको लार्ज करता हूँ ताकि आप लोग इसको चेक कर सको। देखो यहाँ पे देखो, ये आपका जो टी है इसमें पहले फर्स्ट पे, फिर बीच में है, फिर यहाँ से दोनों तीनों में से गायब हो गए। इसका मतलब एक एक डिजिट गायब कर रहा है। यहाँ से जब ये डिजिट यहाँ गए तो इसमें से देखो कौन सी नई चीज़ आई है, ये राउंड है, इसको उठाया गया है और इसके स्थान पे ये वाला पार्ट आया है। फिर इनमें से क्या उठाया गया है, देखिए इनमें से टी को उठाया गया, इसकी जगह ये लगाया है। ठीक है? फिर इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको उठाया गया है, तो इनमें से आपको जो हटाया गया है वो वाला पार्ट है बेटा ये, और इसकी जगह क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर इनमें क्या हटाया गया है, इनमें इक्वल के साइन को उठाया गया है, उसके साथ में सी आया है। और मजे की बात है, हटाया गया वो सेकंड पोजीशन पे, ऊपर से कौन से सेकंड पोजीशन पे आया है। तो सी के बाद में सेकंड पोजीशन पे एक नया चीज आएगा, जो क्या आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम प्रोसेस है, करना कुछ नहीं है आपको। वन है, इसको बड़ा था छोटा कर दिया गया, देखना 1 को बड़ा था इसको छोटा कर दिया, एस छोटा था इसको बड़ा कर दिया। तो पहले वाले को छोटा करके आगे लिख रहा है और आगे वाले को बड़ा करके पीछे लिख रहा है। तो यहाँ इनमें देखो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को वो बड़ा करेगा और पीछे लिखेगा, और एल है वो स्मॉल है, उसको स्मॉल करके आगे लिखेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या कह रहा है, ये जो अपने अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि ए जेड अपोजिट है, बी वाई यानी कि बी वाई को उल्टा करके लिखा गया है, सी एक्स और डी डब्ल्यू था, इसको पलट के लिखा गया है, यानी कि डी डब्ल्यू को पलट के लिखा गया है। तो पहला अपोजिट वर्ड सीधा है, फिर पलट के, फिर सीधा, फिर पलट के, अब सीधा लिखा जाएगा। सीधा लिखने का मतलब डी के बाद में आता है ई, और ई का अपोजिट होता है वी, तो ई और वी लिखा जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही रहे। आपके सामने वी और ई भी, ये भी दोनों अपोजिट है और पलट के लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ पलट के, तो ध्यान ये देना, पहला सीधा, फिर पलट के, फिर सीधा, फिर पलट के, तो अब की बात क्या आएगा, सीधा आएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिए, सी डी
ई को बीच में छोड़ के एफ लिया है, फिर देखो जिसको इसको छोड़ा डी और ई के साथ जोड़ा बनाया डी ने, और फिर एफ आ रहा है तो जी को छोड़ देगा अगले वाले पार्ट में, ई एफ के साथ जोड़ा बना के लिखेगा और जी को छोड़ देगा। फिर क्या करेगा, एफ जी के साथ जोड़ा बनाएगा, एफ जी, और एच को छोड़ के क्या लेगा, आई लेगा, तो एफ जी आई ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 14, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ देखिए, यहाँ पे देखो जब आपको इस तरीके से लहर चलती है ना, जैसे एक बार डिजिट बड़ा आ रहा है फिर छोटा आ रहा है, इसमें देखो पहले बड़ा है, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा डिजिट आ रहा है, पहले ग्रेटर फिर स्मॉल, ग्रेटर स्मॉल, तो उसमें आपको दो सीरीज बनती हैं। दो सीरीज कैसे बनेगी, पहली सीरीज ये बनेगी, एक छोड़ के चलो, इस सीरीज में +6 हो रहा है, +6 हो रहा है। सेकंड सीरीज जो आपकी बन रही है वो ये बन रही है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सेकंड सीरीज आपकी ये बन रही है, तो इसमें से -8 करो 16 और इसमें से -8 करो 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो अपना कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो जब सीरीज एक बार बढ़ रही है एक बार घट रही है, डिजिट बढ़ते और घटते चल रहे हैं, तो आपको डबल सीरीज बना लेनी है। क्या बना लेनी है, डबल सीरीज बना लेनी है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सीरीज बन रही है सीधी सीधी, 11 + 2 13, 13 + 4 17, 17 + 19 कितना आ गया, 2 आ गया, और 19 + 4 + 2 और +4, +4 करते ही कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 पे क्या आ रहा है बेटा, सी आ रहा है। 29 पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है। क्लियर हो गया, कोई डाउट है क्या, आगे चलो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सीरीज है डबल बी डबल ए डबल सी, हर जगह डबल बी डबल बी के बाद में डबल सी आ रहा है और बी के पहले डबल ए आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक साथ डबल ए रहेंगे, डबल सी रहेगा, डबल बी रहेगा, डबल ए रहेगा। ठीक है, ऐसे में आपको काउंट करना है भाई 3 5 4 6 के पेयर बना लेंगे आपको। मैंने यहाँ पे 6 के पेयर बनाया तो मेरे को समझ में आ गया कि क्या लगाना है, डबल ए डबल सी है तो डबल बी आएगा, डबल बी डबल सी है तो डबल ए आएगा, डबल बी है तो ए और सी भी डबल आएंगे। तो अपना आ जाएगा ए सी बी ए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें कह रहा है कि ए नंबर इज ग्रेटर देन 3, एक नंबर है वो 3 से बड़ा है, ग्रेटर देन 3 लेस देन 8 है। इसी इक्वेशन को जैसे वो कह रहा है लिखो, 3 से बड़ा है और 8 से छोटा है, 3 से बड़ा है 8 से छोटा है। सेकंड लाइन कह रहा है कि ग्रेटर देन 6 से बड़ा है बट लेस देन 10 है, 10 से छोटा है। अब आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, इनमें आपको क्या करना, पहले इक्वेशन का लास्ट डिजिट, पहले इक्वेशन का ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन आपकी सेकंड मान लो। पहले इक्वेशन का लास्ट और सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट, ये दोनों डिजिट उठा लो और इनके बीच में 6 के बाद में क्या आता है, 7 आता है। 6 के बाद में क्या आता है, 7 आता है। तो 6 से तो बड़ा है और 8 से छोटा है, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। पहले इक्वेशन का लास्ट डिजिट और सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट डिजिट, क्लियर है, उनके बीच का डिजिट उठाओ आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट व्हाट इज रिलेटेड टू टक्का इन द सेम वे लीरा इज रिलेटेड टू इटली। इन्हें टक्का है वो किससे संबंधित है, जिस प्रकार से लीरा इटली से संबंधित है। तो लीरा इटली की क्या है, करेंसी है, क्या है, करेंसी है, मुद्रा।
हिंदी में इसको मुद्रा कहते हैं, इंग्लिश में इसको करेंसी कहते हैं। ठीक है, तो लीरा इटली की क्या है, करेंसी है। तो टक्का किसकी करेंसी है, टक्का बांग्लादेश की करेंसी है। टक्का किसकी करेंसी है, बांग्लादेश की करेंसी है। तो आपको ये जो टॉपिक है कैपिटल करेंसी का, कैपिटल करेंसी का टॉपिक है, याद कर लेना है। और एक आपको इन्वेंटर और ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये आपको याद करने, क्योंकि ये दोनों में काम आते हैं, जीके में भी काम आते हैं। जीके में पक्का क्वेश्चन आता है इनमें से, और रीजनिंग में भी आता है, ब्रांचेज ऑफ साइंस और कैपिटल करेंसी में से। क्लियर है। नेक्स्ट है निडल इज रिलेटेड टू क्लॉक, यानी कि क्लॉक को चलाने के लिए निडल की रिक्वायरमेंट होती है। निडल से क्लॉक चलती है, उसी प्रकार से व्हील से क्या चलता है, व्हील से बड़ा व्हीकल चलता है। व्हील से क्या चलते हैं, व्हील से व्हीकल से चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको दोबारा पूछना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। स्मोक इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन, यानी स्मोक से पॉल्यूशन होता है। स्मोक से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। यानी कि इससे ये जो पॉल्यूशन हो रहा है ये अपने लिए क्या है, हार्मफुल है। अपने लिए क्या है, ये हार्मफुल है, यानी कि नुकसानदायक है। अपने लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। तो वॉर से नुकसान होने वाली बात बतानी है, तो ये नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकता। नुकसान क्या होता है, डेथ का होता है। वॉर से क्या होती है, डेथ होती है। एनिमी कई बोले एनिमी हो सकता है, नहीं, ये वॉर से नहीं होता है। एनिमी की वजह से वॉर होती है, एनिमी की वजह से वॉर होती है। और वॉर के बाद होने वाले नुकसान की बात होती है। तो लड़ाई के बाद में जो नुकसान होता है ना, वो बताना है। तो लड़ाई के बाद में बेटा डेथ होती है, लड़ाई के बाद में क्या होती है, डेथ होती है। तो ये नुकसान होता है। क्लियर हो गया। तो ये आज आपके 20 क्वेश्चन पूरे आज के। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन का एक वीडियो कल आएगा, और साथ में आपको एक मैथ्स का वीडियो मिलेगा, जिसमें आप लोगों के जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सेम वे में होंगे, वैसे के वैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो को आपने देखना है, उन दोनों वीडियो को भी। और फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करना, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग का कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए हो, वो भी आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। बाय।